नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बड़ी खबर है कि यूपी में अपराध में भारी कमी दर्ज की गई है। एनसीआरबी ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में गिरावट आई है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में। बाल अपराध में 11.11% की कमी बताई जा रही है एनसीआरबी रिपोर्ट में। तो वहीं साइबर क्राइम के मामले भी घटकर 8,829 हुए हैं। साइबर क्राइम के मामलों में 22% की कमी आई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी दंगा मुक्त भी साबित हुआ है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट पर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि योगी राज में प्रदेश की छवि बदली है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है। हमने उस संकल्प पर बिल्कुल 100% काम किया और उसके परिणाम अब एनसीआरबी के डाटा से दिखाई पड़ रहे हैं। वरना वो उत्तर प्रदेश जो दंगों से लगातार ग्रसित रहा करता था, उत्तर प्रदेश के हर जिले में कर्फ्यू उसकी नियति बन गई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के कठोर प्रशासन से आज उत्तर प्रदेश की छवि बदली है और इसीलिए 37 वर्षों के बाद कानून व्यवस्था एक सकारात्मक मुद्दा हुआ, जिस पर सरकार दोबारा रिपीट होकर के आई और उत्तर प्रदेश ने इतिहास रच दिया। और आज कानून व्यवस्था के उत्तर प्रदेश के उदाहरण अलग अलग राज्य अपने अपना रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो लगातार सवालों के घेरे में है। उत्तर प्रदेश में मां बहन बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआरबी के आंकड़े जारी करके जो उत्तर प्रदेश में अपराधों में कमी आई की बात कही है वो झूठी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बहन का अपहरण करके किया जाता है, फिर उसके साथ बलात्कार होता है। वो बहन थानों के चक्कर लगाती है, उसका मुकदमा नहीं लिखा जाता है। बहुत दबाव के बाद वो मुकदमा लिखा जाता है। यही हाल पूरे उत्तर प्रदेश का है। अपराध में कमी नहीं आई है, मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं, इसलिए आंकड़ों में कमी आई। इधर पूर्व बीएसपी एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और इसी क्रम में आज पुलिस ने हाजी इकबाल के बड़े बेटे वाजिद को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। आपको बता दें, कई मुकदमों में वांटेड वाजिद भारत छोड़कर दुबई भागने की फिराक में था, जिसे आज पुलिस ने एयरपोर्ट से दबोचा और इसके बाद पुलिस उसे लेकर सहारनपुर पहुंची और उसे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। वाजिद पर 50,000 रुपए का इनाम भी था और उसके ऊपर सहारनपुर के अलग अलग थानों में 2 दर्जन के आसपास मुकदमे दर्ज है। वो लंबे वक्त से वांटेड था और पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। जी, वाजिद कल रात में दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई जाने की फिराक में था, जहां पर कि पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था इनके विरुद्ध पूर्व में, जिसके चलते वहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पुलिस को सूचना दी। तत्काल पुलिस मौके पर गई और वहां पर इनको गिरफ्तार किया गया। इसमें ये पूर्व से वांछित चल रहे थे। इनके खिलाफ करीब 20 से ज़्यादा मुकदमे हैं और ये अभियुक्त हिस्ट्री शीटर है और ये पंजीकृत गैंग का सदस्य भी है। और इनके खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे लिखे गए हैं, जो कि माननीय न्यायालय में विभिन्न स्तरों पर है। कुछ मुकदमों में ये वांछित चल रहे हैं, जिसमें कि इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। राज्य मंत्री गुलाब देवी ने पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए उन्हें भगवान का अवतार बता दिया। उन्होंने कहा कि भगवान ने पीएम मोदी को भेजा है और पीएम मोदी में असाधारण प्रतिभा है। उन्होंने कहा कि वो जब तक चाहें पीएम रहें। संभल के चंदौसी में गुलाब देवी ने ये बातें कही हैं और अब उनकी बातों को लेकर एक नई चर्चा भी शुरू हो गई है। माननीय मोदी जी एक अवतार के रूप में है। ये असाधारण प्रतिभा है, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर वो चाहें तो जब तक उनका जीवन है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। ये अटकलबाजियों से वो प्रधानमंत्री पद से हटने वाले नहीं है और ना कोई दूसरे व्यक्ति आने वाला है। अटकलबाजियों से थोड़ी कुछ होता है। वो ऐसे असाधारण व्यक्तित्व हैं, मैं तो कहती हूँ वो अवतार हैं। भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको यहाँ भेजा है।
इधर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज विधिवत कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हराकर जीत हासिल की और इस मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। अपने संबोधन में खड़गे ने कहा कि उदयपुर चिंतन शिविर में जो भी कांग्रेस की मजबूती के लिए बात सामने आई थी, उस पर पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। वहीं इस मौके पर सोनिया गांधी ने कहा कि बहुत राहत महसूस कर रही हूं। उदयपुर के नवसंकल्प चिंतन शिविर में पार्टी को आगे लाने का जो ब्लूप्रिंट सोनिया जी के नेतृत्व में तैयार हुआ था, उसके लागू करने की जिम्मेदारी अब हम सब पर है। मैं जानता हूं कि ये दौर मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि जैसे लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस ने की थी, उसको बदलने की कोशिश आज हो रही है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूँ। सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है, वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। इधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने नोएडा स्थित अपने पैतृक गांव वैद्यपुरा में गोवर्धन की पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के नए अध्यक्ष बनने को लोकतंत्र और लोकशाही के लिए शुभ संकेत बताया। खड़गे की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि 50 साल का उनको अनुभव है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी के नेता थे और रहेंगे। सचिन पायलट ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी में चुनाव प्रणाली कैसी होती है, कौन पर्चा दाखिल करता है और किससे कराया जाता है, अध्यक्ष कौन बनता है, कब नामांकन होता है, कब मतगणना होती है, ये किसी को नहीं पता। समझता हूं हमारे लोकतंत्र के लिए, लोकशाही के लिए एक बहुत शुभ संकेत है कि इतनी बड़ी पार्टी के अंदर इतना बड़ा चुनाव संपन्न हुआ और एक बिना भेदभाव के पारदर्शी तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए जो संकल्प शक्ति होनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। खड़गे साहब का बहुत व्यापक अनुभव है, 50 साल से राजनीति में हैं और 9 बार वो विधायक चुनकर गए हैं, 2 बार संसद गए हैं और उन्होंने हमेशा से कांग्रेस के वर्कर के नाते काम किया। जाति समाज से ऊपर उठकर उन्होंने काम किया, लेकिन एक ऐसे तबके से वो आते हैं जिसको आगे बढ़ाने का हमेशा कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और आज उनके अध्यक्ष बनने के साथ साथ एक नई शुरुआत होगी। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारी पार्टी के नेता थे और रहेंगे। आज एक संदेश दिल्ली से गया है कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने वो काम किया है जो किसी भी दल ने इस देश में नहीं किया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वहां पर चुनाव प्रणाली होती कैसे है, अध्यक्ष कौन बनाता है, कौन चुनता है, कब नामांकन होता है, कब मतगणना होती है, किसी को पता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पर बड़ा ओपन, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न हुआ और लोगों ने, थरूर साहब भी चुनाव लड़े, लेकिन लोगों ने मत देकर खड़गे साहब को भारी बहुमत से जिताया है। और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे को मुख्तार अब्बास नकवी ने शुभकामनाएं दी और कहा कि गांधी परिवार की परिक्रमा न करें, परिश्रम करें और खुद के फैसले लें। खड़गे ने पदभार संभाला है कांग्रेस अध्यक्ष का, सर कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं तो उनको बहुत दिनों से जानता हूँ, वो मेरी तो शुभकामना है उनको और बिना मांगी उनके लिए सलाह भी है कि परिवार की परिक्रमा से परे परिश्रम और परिणाम पे वो खरे उतरे। यही उनके हित में भी होगा, यही कांग्रेस के हित में हो गया। और क्या कोई बयानबाजी कर रहा है उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। और आज की एक और बड़ी खबर निकाय चुनावों को लेकर ये खबर है, आरक्षण का फॉर्मूला तय हो चुका है। नए वार्डों को लेकर फॉर्मूला तय हुआ है। बड़ी खबर है आज की ये, आबादी के आधार पर आरक्षण मिलेगा। पहले एसटी महिलाओं को आरक्षण, 2017 के बाद बने निकायों पर फैसला लिया गया है।
तो आरक्षण का फॉर्मूला तय हो गया है। 2017 के बाद बने निकायों को लेकर यह फैसला लिया गया है। आबादी के आधार पर आरक्षण होगा। वहीं निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि वो भी इस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार पिछले चुनावों से बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। तो निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। बीजेपी हो या फिर दूसरे दल, सभी ने अपनी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर रखी है निकाय चुनाव को लेकर। इसी बीच कांग्रेस की ओर से कहा गया कि हम भी चुनाव के लिए तैयार हैं। चुनाव होने वाले हैं। नगर निकाय चुनाव एक तरीके से आपकी भी परीक्षा होगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? नहीं, ऐसी किसी की कोई परीक्षा नहीं है और सबकी परीक्षा है। हमारे एक एक कार्यकर्ता की परीक्षा है, एक एक नेता की परीक्षा है। और जहां तक चुनाव की है, नगर निगम, नगर पालिका और न्याय पंचायतों का, तो ये चुनाव पिछले बार के चुनाव से कहीं बहुत अच्छे से लड़ा जाएगा और बहुत सारी सीटें लेके आएंगे। चूंकि चुनावी मौसम है तो अजीबोगरीब बयानबाजी भी हो रही है। गुजरात चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंदुत्व का कार्ड खेला है। सीएम केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर गांधी जी की जगह गांधी जी के साथ ही भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो भी लगाने की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि अगर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर होगी और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की फोटो होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया, वहीं गणेश सभी विघ्न को दूर करते हैं, इसलिए इन दोनों की ही तस्वीर नोट पर होनी चाहिए। इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नोट बदलने की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो नए नोट छपते हैं उन पर यह शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे नए नोट सर्कुलेशन में आ जाएंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि जब इंडोनेशिया ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इंडोनेशिया ने भी श्री गणेश जी को चुना तो हम भी चुन सकते हैं। मैं कल या परसों केंद्र को इसके लिए चिट्ठी भी लिखूंगा और अपील करूंगा। देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के प्रयासों के अलावा हमें ईश्वर के आशीर्वाद की भी जरूरत है। वहीं से लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर वोट के लिए ढोंग करने का आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है, तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विगत वर्षों में कहा था कि जहां राम मंदिर बन रहा है, जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो अस्पताल बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की वो वीडियो भी है, जनता उस वीडियो को देखे जिसमें केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं तो किसी भी कीमत पे उस राम मंदिर में आराधना करने, पूजा करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस राम मंदिर में पूजा जो है वो भगवान प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे।
लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कभी भी दिवाली के अवसर पर या वैसे भी स्वस्तिक चिन्ह के बिना पूर्ण नहीं होती। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि मथुरा पहुंचे हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मथुरा पहुंचे हैं। परिवार के साथ अखिलेश यादव मथुरा पहुंचे हैं बांके बिहारी के दर्शन के लिए। मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। थोड़ी देर पहले ही गिरिराज महाराज के दर्शन भी उन्होंने किए हैं। तो थोड़ी देर में गिरिराज महाराज के दर्शन करेंगे। इस वक्त खबर आ रही है मथुरा से, तस्वीरें भी सामने आई हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव मथुरा का दौरा कर चुके हैं। इस बार परिवार के साथ पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करने और दर्शन के लिए पहुंचे हैं बांके बिहारी के अखिलेश यादव अपने पूरे परिवार के साथ। बीता वक्त परिवार के लिए बहुत ही मुश्किलों भरा रहा है। नेताजी के निधन के बाद से ही हम देख रहे हैं कि पहले उनका स्वास्थ्य खराब रहना, उसके बाद उनका निधन हो जाना, और सभी कर्मों को पूरा करने के बाद बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं अखिलेश यादव परिवार के साथ। नितिन गौतम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर, अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और बच्चे भी साथ मौजूद हैं। क्या और जानकारी आपके पास? जी मेनका देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नेताजी के निधन के बाद अगर बात करें तो अखिलेश यादव का ये मथुरा पहला आगमन है। और तो जिस तरीके से अभी तक की पिछली जो परिस्थितियां रही उसके बाद से अखिलेश यादव को काफी जो वो टूटे हैं, क्योंकि एक पिता का साया उनके ऊपर से गया है। और आज वो इसीलिए गोवर्धन पूजा कहा जा सकता है, क्योंकि यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण के उपासक हैं, इसीलिए वो यहाँ पर भगवान के दर पर आए हैं। भगवान बांके बिहारी का उन्होंने आशीर्वाद लिया है, पूजा अर्चना करिए, परिवार के साथ आए। धर्मेंद्र यादव उनके साथ मौजूद थे। और अब बिहारी जी दर्शन करने के बाद अखिलेश यादव का जो काफिला है वो गोवर्धन में जाएगा, गिरिराज जी की पूजा अर्चना करेगा, दानघाटी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद फिर वापस सैफई जाएगा। लेकिन इसमें अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अखिलेश यादव से मीडिया कर्मियों ने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरीके की पिछले दिनों स्थिति रही है उसको देखते हुए अखिलेश यादव ने मीडिया कर्मियों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है। और उसके बाद गोवर्धन के लिए रवाना हो गए हैं। अब देखना होगा कि गोवर्धन में पहुंचने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद वो मीडिया से मुखातिब होते हैं या मुखातिब नहीं होते हैं। जी, तो तस्वीरों में इस वक्त आप देख पा रहे हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव, चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव भी उनके साथ मौजूद हैं। आज बांके बिहारी के उन्होंने दर्शन पूजन किए हैं और अब गोवर्धन परिक्रमा के लिए पूरा परिवार निकला है। नेताजी के निधन के बाद आशीर्वाद लेने के लिए अब जब जो क्रियाएं होती हैं वो संपन्न कराने के बाद बांके बिहारी के आशीर्वाद के लिए पहुंचे हैं अखिलेश यादव। मथुरा पहुंचे अखिलेश यादव। तस्वीरें इस वक्त, दो तस्वीर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर जब मथुरा पहुंचे अखिलेश यादव, डिंपल यादव सपरिवार। दूसरी तस्वीर मंदिर में दर्शन पूजन के दौरान की ये तस्वीरें हैं। और अब गोवर्धन परिक्रमा करेंगे थोड़ी देर में अखिलेश यादव। यदुवंशी खुद को कहते हैं, कृष्ण के वंशज हैं और आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। मथुरा से खासा प्रेम, खासा लगाव अखिलेश यादव पहले भी यहाँ पहुँचते रहे हैं। नितिन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे।